अब इमरान खान साहब को सिर्फ एक शख्स से खतरा है और वो शख्स जो है उसके बारे में इमरान साहब का ख्याल ये है कि मेरी जान को अब किसी और से किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं, सिर्फ यही वो शख्स है जो मेरी जान ले सकता है। वो शख्स कौन है और इमरान खान साहब को अचानक ये कैसे पता चला कि जो पुराने कातिल हैं वो सब चले गए हैं, अब सिर्फ एक ही कातिल बचा है। इस पे हम आज के व्लॉग में जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये फरमाना था कि जनरल बाजवा साहब ने हमसे ये करवा लिया, जनरल बाजवा साहब ने हमसे वो करवा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते थे। अब ये अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते थे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में व्हील चेयर पर पहुंचे और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी टांग के ऊपर सोजन थी, लेकिन इस सोजन के बावजूद इमरान खान साहब ने कानून की पाबंदी की, अदालतों का एहतराम किया। अब इतने एहतराम, इतनी पाबंदी के बावजूद भी गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्यों है? कल इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर से निकले और व्हील चेयर पे थे। बहुत अरसे बाद हमने इनको व्हील चेयर पे देखा। जब इनको दरवाजे से बाहर लाया जा रहा था तो आप यकीन करें कि मेरे दिल को कुछ हो गया कि इतना बड़ा लीडर इमरान खान और इतना बहादुर आदमी इमरान खान और एक नए पाकिस्तान का कायद इमरान खान, अब उसको दोबारा व्हील चेयर के ऊपर बैठना पड़ गया और किसी को एहसास नहीं हो रहा कि आप इमरान खान साहब को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक तो 122 केसेस आपने बना दिए, फिर आपका इसरार है कि उन्हें हर तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, फिर आपका ये भी इसरार है कि हर हाई कोर्ट की जो हेयरिंग उसमें इमरान खान साहब को आना चाहिए और हर बार उनको अपनी ज़मानत करवाने के लिए बाकायदा वकला को साथ लेके हाई कोर्ट पहुंचना चाहिए और सारे वर्कर्स को भी साथ लेके जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ ये ज़्यादती हो रही है, इतने बड़े लीडर के साथ और जिसने वर्ल्ड कप भी जीता हो। मेरा ख्याल ये है कि कानून को, इंसाफ को और जजेस को और पुलिस को और पूरी सोसाइटी को बो डाउन हो के इस तरह सलाम करके अपने सारे केसेस वापस ले लेने चाहिए और इमरान खान साहब को पूरी इजाज़त देनी चाहिए कि आप जो चाहें कर लें, आप तोशा खाने में से मज़ीद चीज़ें निकाल के बेच दें, आप अपने फॉरेन फंडिंग केसेस जो हैं उसमें और आपने फंडिंग करवा लें और आप आरफ नकवी जैसे लोगों से मज़ीद पैसे ले लें और उनका कोई रिकॉर्ड अगर किसी जगह आप नहीं पेश करते तब भी कोई इशू नहीं है, आपको बुलाया नहीं जाना चाहिए। और अगर आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला कर दें और वहाँ पे शीशे तोड़ दें, वहाँ पे दीवारें तोड़ दें, वहाँ पे कोर्ट रूम को बर्बाद कर दें, तो आपसे पूछा नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह अगर आप एक नई यलगार करना चाहें इस्लामाबाद के ऊपर या लाहौर के ऊपर, तो आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। आपको किसी शख्स को पूछना चाहिए, आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनना चाहिए। मेरा ख्याल है इसके अलावा तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचता कि इमरान खान साहब को ईज़ी करने के लिए अब स्टेट को यही करना चाहिए। अब जो कल की जो हेयरिंग है उसमें कुछ नुक्ते जो हमारे सामने आए, मेरा ख्याल है उनके उनके ऊपर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की टांग में अचानक सोजन हुई और उससे पहले ये सोजन नहीं थी। जो ही लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब से कहा कि आपको हर केस में शामिल तफ्तीश होना चाहिए और आपको डेडलाइन दी जाती, तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब की टांग जो है उस पर सोजन आ गई और अब वो ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल से कि वो बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो उन्होंने एक एहसान भी फरमाया जिसका वीडियो में वो जिक्र कर रहे हैं कि देखें जी, मेरी टांग में सोजन थी लेकिन इसके बावजूद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। मैं इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और जो बाकी लोग हैं वो एहतराम नहीं करते। अब सवाल ये है कि इसी अदलिया ने 4 मरतबा पहले इमरान खान साहब को बुलाया था कि आप ज़मानत में अपनी ज़मानत की एक्सटेंशन अगर करवाना चाहते हैं तो आपको अदालत में आना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब उन 4 मरतबा अदालत में तशरीफ़ नहीं लाए थे और फिर परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर इमरान खान साहब कल यहाँ अदालत में पेश नहीं होते तो फिर इनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी। तो इमरान खान साहब इस अंदेशे से, इस ख़तरे की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़मानत मनसूख हो जाए फिर मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले। तो ये अदलिया का एहतराम नहीं था, ये बेसिकली अदलिया का खौफ था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ा। लेकिन अब वो एहसान भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी देखें हम कितना एहतराम करते हैं अदलिया का कि सूजी हुई टांग के बावजूद हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे सवाल एक और भी पैदा होता है कि जब बार बार इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी 122 केस बना दिए, 150 केस बना दिए, अब डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए। तो अब सवाल ये है कि जब आपका पहला केस था, जब आपके खिलाफ पहला मुकदमा बना और जब आपको पहली मरतबा तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो क्या आप वहाँ पे पेश हुए? जब आप किसी केस में पेश नहीं होंगे और जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आप आने के बाद दोबारा कोई ना कोई ऐसी गलती करेंगे, कोई ना कोई
कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपके ऊपर एक नया मुकदमा बन जाएगा। अब जिस तरह कल इमरान खान साहब लाहौर से आते हुए जिस तरह डीजीसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि अब ये वाहिद शख्स हैं जिनसे मेरी जान को ख़तरा हो सकता है, तो अब आप खुद बताएं कि क्या अब इस पे मुकदमा नहीं बनता कि आप एक सिटिंग ऑफिसर जिसका ताल्लुक आईएसआई के साथ है, जिसके पास पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को कत्ल करना चाहते हैं। और साथ आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने पहले 2 मरतबा ट्राई की और मेरी जान बच गई और अब वो तीसरी मरतबा मुझे मारना चाहते हैं। और साथ ही आपने ये कह दिया कि मुझे किसी मजहबी तंजीम से कोई ख़तरा नहीं है, मुझे किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ख़तरा नहीं है और मुझे जो बाहर की एजेंसीज़ हैं उनसे भी कोई ख़तरा नहीं, मुझे सिर्फ एक शख्स से ख़तरा है। तो अब आपने एक सिटिंग ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, तो क्या इस पे केस नहीं बनता? अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि जब भी इमरान खान साहब को अदलिया तलब करती है, जब भी अदालत बुलाती है, तो उस वक्त इमरान खान साहब की जान को खतरा हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जब अगर रैली करनी हो, किसी का जलसा करना हो, अपने घर से बाहर निकलना हो, मीटिंग्स करनी हो, टिकट्स लोगों को में तकसीम करने हो और या जजेस के साथ, साबिक जजेस के साथ मुलाकात करनी हो, वकला के साथ मुलाकात करनी हो, अपने जो नौजवान हैं उनके कन्वेंशन से आपने खिताब करना हो, तो आपको कोई इशू नहीं होता। वहाँ पे ना आपके खिलाफ कोई फैसला होता है, ना किसी जगह आपकी जान को खतरा होता है, ना कोई बाहर से या अंदर से साजिश हो रही होती है। लेकिन जब भी अदालत बुलाएगी तो उसका एक ही मतलब होगा कि अब मुझे कत्ल करवाया जा रहा है और हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मैं ज़रा एस्टैब्लिशमेंट का वकील तो नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को खुद बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्वियस हैं कि जिनका जिक्र करना ज़रूरी है कि कल के दिन ही 6 मज़ीद शोहदा हुए फ़ौज के और वो ज़ाहिर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाज़त करते हुए शहीद हो गए। और उसी दिन आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे कत्ल करना चाहती और उससे पहले बाहर से ट्रोलिंग शुरू हुई फ़ौज के बारे में और ये तक कह दिया गया कि उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक इमरान खान जिंदा है। तो जब आप बाहर से ट्रोलिंग हो रही है, फिर उस ट्रोलिंग के जो लिंक्स हैं वो ज़मान पाक से निकल रहे हैं और उसके बाद आप फिर एक वीडियो बयान जारी कर देते हैं और उसके बाद आप अदालत में आके अदालत के ऊपर एहसान भी कर देते हैं कि मैं जी सूजी हुई टांग के बावजूद आपके पास आया। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान में अदारों का एहतराम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि अदारे अपना काम कर सकें। तो जो शख्स इंटरनल सिक्योरिटी का को देख रहा है, आपने उसे एंगेज कर दिया है कि अब वो सिर्फ इमरान खान साहब से अपनी जान बचाता फिरे। अब उसका जो काम है आपने उसको डाइवर्ट कर दिया हो। पैर पे स्वेलिंग है, उसके बावजूद क्योंकि अदालत ने तलब किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं। जो ये दूसरे नहीं जो कि सारा वक्त अगर फ़ैसला इनके लिए ना आए तो ये हर किस्म का ज़लील हरकतें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं जजेस के ख़िलाफ़। 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, ये जिसको हम डर्टी हैरी कहते हैं। एक दफ़ा वज़ीराबाद, दूसरी दफ़ा 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई और अब मुराद सईद के ऊपर भी ये डर्टी हैरी की वजह से अब कह रहे हैं कि दहशतगर्द है, लेकिन ये पीछे होगा अगर मुराद सईद को कुछ हुआ। तो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ, इसके पीछे ये होगा डर्टी हैरी और कोई दहशतगर्द नहीं, कोई और ये जो बताते हैं कि जी इनकी कोई बैरूनी एजेंसी से ख़तरा है, मुझे किसी से ख़तरा नहीं, मुझे इस आदमी से ख़तरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी अदारे को भी काम करने की इजाज़त नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कि लोग काम करें। फिर कल इमरान खान साहब ने यह दावा भी कर दिया एक गैर रस्मी गुफ्तगू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जनरल बाजवा साहब ने जगह जगह कहा था कि हमारे पास तो टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है और फिर ये भी कह दिया कि ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था वो जनरल फैज़ हमीद साहब से भी ऊपर किसी ने कहा था। अब उनके ऊपर तो ज़ाहिर जनरल बाजवा साहब थे और उस वक्त ज़ाहिर आपकी गवर्नमेंट थी और ये जो रेफरेंस दायर हुआ था उसमें वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब शामिल थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया था और फिर इसे सदर आरफ अलवी साहब ने दायर किया था और इसका फैसला आपकी कैबिनेट में हुआ था जिसको आप चेयर कर रहे थे। तो अब सवाल यह है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, आपके पास बड़े बड़े दिमाग थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी ज़ाहिर आपकी अपनी पार्टी के थे। तो उस वक्त जब ये दायर हो रहा था रेफरेंस, तो क्या आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर रहे हैं, उसको हम फारिग करना चाहते हैं और आपने उस वक्त अदलिया के अंदर एक दरार पैदा कर दी।
आपने अदलिया के अंदर एक ड्रिफ्ट पैदा कर दी सिर्फ उस रेफरेंस की वजह से। तो उस वक्त आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ, और अगर आपको अंदाज़ा नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको तो फिर कैपेबल नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप के, कि इतना बड़ा फैसला आपकी कैबिनेट के अंदर हो गया और उसके बाद वो फैसला चला गया और फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो गए। काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ हेयरिंग भी शुरू हो गई। फिर एफबीआर को इस्तेमाल किया गया। एफबीआर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली के असासे खोल लिए, उनकी बेगों को एफबीआर के अंदर बुलाया गया। तो एफबीआर तो आपके कंट्रोल में था, वजीर ख़जाना आपके थे, एफबीआर का चेयरमैन आपके पास था, तो वहाँ पे किसने इंक्वायरी इनिशिएट की? अब ये अजीब सी बात है कि इमरान खान साहब कभी ये कह देते हैं कि जो नैब थी वो फ़ौज के कंट्रोल में थी या जनरल बाजवा साहब के कंट्रोल में था। कभी वो ये कह देते हैं कि जो कश्मीर पॉलिसी थी वो जनरल बाजवा साहब के कंट्रोल में थी। कभी वो ये कह देते हैं कि जनरल बाजवा ने ये भी कह दिया था कि हमारे टैंकों के अंदर पेट्रोल नहीं है, और जनरल बाजवा इतने कमज़ोर थे कि वो इस किस्म की बातें कर रहे थे। अब सवाल ये सर कि अगर ये सारी चीज़ें थी इसी तरह ही थी और पहले आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दे दी? उसके बाद दोबारा आप उनको क्यों एक्सटेंशन देना चाह रहे थे? आपने मार्च 2022 में अदम एतमाद से पहले भी उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र कर दी थी। फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा और मसलन असद उमर साहब ये ऑफ़र लेके गए, फिर परवेज़ खटक साहब ये ऑफ़र लेके गए, फिर परवेज़ खटक साहब ने DGISI के दफ्तर में बैठ के ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र कर दी थी। फिर अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब ने एक टेलीविज़न शो में ऑफ़र कर दी कि आप मार्च तक एक्सटेंशन ले लें। तो अब आप अगर एक ऐसा जनरल, एक ऐसा आर्मी चीफ जो ये कह रहा है कि हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल नहीं है, और जिनके बकौल वो आपसे गलत फैसले करवा रहा है और उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, तो आप फिर उसको एक्सटेंशन क्यों देना चाहते थे? और उससे पहले भी आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दे दी? ये एक बड़ी मिस्ट्री है वैसे। और फिर इमरान खान साहब ने पिछले दिनों ये भी फरमा दिया था कि जब अगस्त और सितंबर 2022 में मेरी जनाब बाजवा साहब के साथ ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जनाब बाजवा साहब ने मुझसे कहा था कि आप KP के और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दें, और फिर हमने उनके कहने पर असम्बलियाँ तोड़ दी। तो एक ऐसा शख्स जो मीर जाफ़र भी है, मीर सादक भी है, जिसे आप न्यूट्रल भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, फिर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई थी, फिर आप ये कह रहे हैं उन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया था कि इमरान खान खतरनाक आदमी है, तो फिर आप उसके मशवरे पे आके आपने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी। तो ये अजीब सी बात लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे इल्ज़ामात या सारे एतराफ़ात जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, अगर ये सब कुछ ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब या तो अपना दिमाग पिछले 3.5 साल जब वो इक़्तिदार में रहे इस्तेमाल ही नहीं करते थे, और या फिर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतने बड़े मुल्क को होल्ड कर सकें या संभाल सकें। तो उन्हें जो कहा जाता था वो कर देते थे, और अगर आप जो कह दिया जाता था और आप वो कर देते तो फिर इसका मतलब है जो कि आपके ऊपर सिलेक्टेड हुक्मरान का या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का जो इल्ज़ाम लगता है वो ठीक था। यानी जो लोग आपको सेलेक्ट करके लाए, उसके बाद जो वो कहते थे आप करते रहे, और जब सिलेक्टेड्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो उसके बाद आपका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, और आप दोबारा आप चाह रहे हैं कि फ़ौज आपके साथ कोऑपरेट करे और कम्युनिकेट करे। और शायद इसीलिए बार-बार आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल फैसल नसीर पे कि कहीं इस तरफ से कोई रिस्पांस आए, और रिस्पांस आने के बाद वो हमारे साथ बैठें, कुछ चलें बुरा ही सही लेकिन टेलीफोन कॉल तो आए। आप सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं। तो ये अजीब सी सूरत हाल है जिसका मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में ज़्यादा नुकसान होगा। हम इससे ये तसव्वुर ना करें कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा सारी सिचुएशन का। अब इमरान खान साहब ने क्योंकि इल्ज़ाम लगाया है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी और इस गवर्नमेंट से भी कि इस इल्ज़ाम को सीरियस लेना चाहिए, और एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें इमरान खान साहब को बुला के पूछा जाए कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आप ये कह रहे हैं कि इस शख्स से मेरी जान को ख़तरा है। और अगर कल खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो ज़ाहिर है जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ तो केस हो जाएगा, जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़ तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। तो अब इस सारी चीज़ों को वक्त पे मेरा ख्याल इसका नोटिस लेना चाहिए, और इमरान खान साहब से बुला के एविडेंस लेना चाहिए, और अगर इमरान खान साहब एविडेंस नहीं देते तो फिर इमरान खान साहब को सज़ा होनी चाहिए। कि इस तरह इदारों को मलाइन करना, इस तरह इदारों को बदनाम करना, इस तरह शख्सियात को कंट्रोवर्शियल करना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इसकी गुंजाइश हो सकती है। तो कल जो कुछ इमरान खान साहब ने फरमाया, और सूजी हुई टांग के साथ फरमाया, व्हील चेयर पर बैठ के फरमाया, मेरा ख्याल है उसे सीरियस लेना चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट सीरियस नहीं लेती तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब की आवाज़ को सुनना चाहिए, उन्हें एक अज़कूर नोटिस लेके इमरान खान साहब को बुलाना चाहिए। अगर हम 184(3) के ऊपर नोटिस ले रहे हैं, अगर हम पंजाब के अंदर इलेक्शंस के ऊपर नोटिस ले रहे हैं, तो हम इमरान खान साहब जैसे लीडर की जान बचाने के लिए नोटिस क्यों नहीं लेते? तो एक नोटिस होना चाहिए,
और जिसमें इमरान खान साहब से बुला के तमाम प्रूफ इकट्ठे करने चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। तहम एक चीज़ अच्छी हुई कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि मुझे जनरल बाजवा समेत 4 लोगों से ख़तरा है। अब वो 4 लोग तो बच गए, उनके वो ख़तरा तो ख़त्म हो गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि बाहर से ख़तरा था मुझे, चलें वो ख़तरा भी ख़त्म हो गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया से ख़तरा था, वो भी ख़त्म हो गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ 2 लोगों को पैसे दे दिए और इन्होंने एड्रेस भी दिया कि किस गाँव के साथ उनका ताल्लुक है। चलें आसिफ अली जरदारी साहब भी बच गए और वो 2 लोग भी बच गए जिनके पास पैसे गए हुए थे। और फिर इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि मुझसे 3 लोगों से मेरी जान को ख़तरा है जिनके बारे में मैंने टेप रिकॉर्ड करवा के बाहर रख दी है, उनसे भी ख़तरा निकल गया। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिनसे इमरान खान साहब को ख़तरा है। तो मेरा ख्याल है इस बंदे के बारे में भी एक जुडिशल कमीशन बना के मामलात को सेटल करने चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की जान को वाकई ख़तरा लाहक हो जाए, इनके ऊपर कोई और अटैक हो जाए और पाकिस्तान के अंदर एक नया कन्फ्यूजन, एक नया बहरान पैदा हो जाए। तो इस बहरान से बचने के लिए इमरान खान साहब की कल की बात को सीरियस लेना चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए।